समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। FY27 में पहली तिमाही के नतीजों की शुरुआत, उम्मीद पर खरे उतरे TCS के नतीजे। तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी आय 0.4% बढ़ी, मार्जिन पर दबाव। Q1 में $9.5 बिलियन की नई डील। कंपनी ने ₹12 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का किया ऐलान। डॉक्टर रेड्डीज ने वजन घटाने वाली दवा सेमाग्लूटाइड इंजेक्टेबल पेन्स का एक बैच रिकॉल किया। कंपनी ने दी सफाई, कहा तीसरी चौथी तिमाही के बीच सेमाग्लूटाइड की सप्लाई करने में होंगे सक्षम। सेमाग्लूटाइड की ओरल टैबलेट्स पर असर नहीं। जनवरी से जून के बीच देश में रहा महंगे घरों का दबदबा। बिकने वाले घरों में 54% से ज्यादा की कीमत 1 करोड़ से ऊपर। सस्ते घरों की बिक्री में आई 15% की गिरावट। नाइट फ्रैंक इंडिया ने पेश किया प्रॉपर्टी बाजार का हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड। कई शराब कंपनियों को फसाई का कारण बताओ नोटिस। शराब या वाइन पर एजेड और मैच्योर्ड जैसे दावों पर आपत्ति। ऐसे दावों से ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। अब रेलवे टिकट बुकिंग होगी सुपर फास्ट। अगले हफ्ते होगी IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च। फटाफट बुक होगी तत्काल टिकट। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में 1-2 नहीं हो रहा, एक के बगल में 1-11 हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। ऑस्ट्रेलिया से होगी यूरेनियम आपूर्ति, रक्षा और शिक्षा सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी बोले 1 और 1 11 बन रही दोनों देशों की दोस्ती। अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, कोस्टल रडार और एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को बनाया निशाना। ट्रंप की ईरान को नई वार्निंग, कहा दुश्मन के एक हमले के जवाब में करेंगे 20 हमले। जहाजों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। निफ्टी बैंक इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। IT इंडेक्स गिरावट के साथ बंद। निसान इंडिया की नई SUV लॉन्च। टेक्टॉन की कीमत ₹10.5 लाख से शुरू, 6 एयरबैग के साथ उपलब्ध। क्रेटा, सेल्टॉस और डस्टर से होगा मुकाबला। देश का हाउसिंग मार्केट मजबूत बना हुआ है, लेकिन बाजार के भीतर एक बड़ा बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। घरों की बिक्री लगभग स्थिर है, नए लॉन्चेस बढ़ रहे हैं और अब बिकने वाले हर 2 घरों में से एक और एक से ज्यादा की कीमत 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग लगातार सिकुड़ रही है। तो क्या हाउसिंग मार्केट की चमक के पीछे खरीदारों का दायरा छोटा हो रहा है और क्या बढ़ती इन्वेंट्री आगे बाजार पर दबाव बनाएगी? नाइट फ्रैंक की ताज़ा रिपोर्ट के इन संकेतों को समझने के लिए अब सीधी बात करते हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर गुलाम जिया साहब से। जिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। घर बिक रहे हैं लेकिन खरीदने वालों का दायरा छोटा हो रहा है। कुल मिला के क्या कहानी बता रही है आपकी रिपोर्ट? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम घरों की बिक्री का देखें पहले 6 माही में, बहुत साफ तौर पर जो दिखाई दे रही है बात, सबसे पहले तो ये है कि जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि मार्केट में गिरावट दिख रही है, वो गिरावट पूरी तरह से अब भी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि ओवरऑल तकरीबन पिछले 1.5 साल से हर 6 माही दर 6 माही जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हैं वो बरकरार है। तकरीबन सेम नंबर जो हमने पिछले साल के YOY जो ग्रोथ हमने पिछले 2025 के पहले 6 माही में देखी थी, उससे तकरीबन 1% ज़्यादा ट्रांजैक्शन मुल्क के टॉप 8 शहरों में आके गए हैं। और ये चीज़ दर्शाती है कि अब भी मार्केट में स्लो डाउन दिख नहीं रहा।
कुछ सेक्शंस ऐसे हो सकते हैं, कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर शायद थोड़ा बहुत स्लो डाउन नंबर्स में दिखाई दे, जैसा कि दिल्ली की मार्केट, एनसीआर मार्केट में स्लो डाउन जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबरों में गिरावट साफ तौर से जाहिर है। दूसरी ओर बेंगलोर और हैदराबाद ऐसे शहर हैं जहां पर नंबर और इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो उमूमन जो अटकलें अब तक की लग रही हैं, उन सबको ये जो नंबर, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, वो नकार रहे हैं कि अब भी रियल एस्टेट मार्केट में किसी प्रकार की कोई स्लो डाउन आता नहीं दिख रहा। जी, ये बताइए कि स्लो डाउन अगर नहीं आ रहा है तो क्या ये माने कि मार्केट वाकई बहुत मजबूत है, या फिर जो प्रीमियम हाउसिंग के जो सेल्स आप बता रहे हैं उसके पीछे कुछ और कहानी भी है जो कि शायद छिप रही है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने ही वाला था कि जो अपर एंड मार्केट है, जिसे हम प्रीमियम या मिड टू अपर एंड जिसे कहते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की कीमतों वाले मकान, ये तकरीबन 54% जो मकान पिछले 6 माही में बिके हैं, उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा के मकानों की तादाद 54% है। ये जो ओवरऑल जो मार्केट है उसका मोर देन हाफ जो शेयर है वो अपर एंड ऑफ द मार्केट ले गया है। और दूसरी ओर जो अफोर्डेबल मार्केट, जिसका हम उमूमन आज से 3 साल पहले तक के 2/3 शेयर जो ओवरऑल मार्केट का होता था वो अफोर्डेबल हाउसिंग का होता था। 50 लाख से नीचे के दर के जो मकान है वो 2/3 हिस्सा सारे ट्रांजैक्शंस का घेरे रखते थे। अब वो सिकुड़ के 1/3 से भी कम रह गया है, तकरीबन 30% से या उससे भी थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ये चीज बखूबी दर्शाती है कि जहां एक तरफ जो अफोर्डेबल हाउसिंग मकान बिल्कुल कम बिक रहे हैं, दूसरी ओर सारे डेवलपर्स का सारा ध्यान सीधा मिड टू अपर एंड प्रीमियम हाउसिंग पर है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपके मकान तेज रफ्तारी से बिकते हुए दिख रहे हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन, आपका मुनाफा ज्यादा है। ये सब के चलते डेवलपर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तकरीबन बंद कर रखा है। सारे का सारा ध्यान आकर्षित हो गया है अपर एंड की तरफ, और ये चीज है जो डेटा पूरी तरह से नहीं दर्शा रहा। और आपने सही कहा, हमें इस चीज को आपके व्यूअर्स, दर्शकों के सामने लाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम साहब, हमसे जुड़ने के लिए और ये वैल्यूएबल इंसाइट्स रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे खबरों में। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा तिमाही आधार पर घटकर 13,349 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 2.2% बढ़कर 72,275 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी ने नतीजों के साथ साथ शेयरधारकों के लिए 12 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। टीसीएस के नतीजों को डिटेल से समझने के लिए हमारे साथ हैं दीपाली राणा। दीपाली, बताइए, जो नतीजे आए हैं, जो उम्मीदें थी, दोनों का तालमेल कितना बैठता हुआ दिखता है? टीसीएस के नंबर्स को लेकर ऑलरेडी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, म्यूटेड अर्निंग्स ही रहेंगे इस तरीके का अनुमान था, और उस हिसाब से नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। क्योंकि अगर आप शुरुआत प्रॉफिट्स के साथ करें तो ये लगभग 3.25% घटकर आया है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और ये एक्सपेक्टेशंस के आसपास ये आंकड़ा रहा है, स्लाइटली लोअर साइड पर ही रहा है। वहीं रेवेन्यू सीक्वेंशियल बेसिस पे 2.2% ग्रो हुए हैं, ये भी एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले स्लाइटली इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। डॉलर रेवेन्यू $7.62 बिलियन के आसपास रहा है, जो कि अगेन एस्टिमेट्स के आसपास ही आंकड़ा रहा है, क्योंकि एस्टिमेट्स भी बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं थे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एबिट मार्जिन आप देखेंगे तो वो घटे हैं, 24% पर आए हैं 25.3% से घटकर, जो कि डेफिनेटली एस्टिमेट्स जो हम कर रहे थे उसके नीचे आंकड़ा आया है। एबिट 17,317 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है इस क्वार्टर में वो 0.4% पर रही है, हालांकि 0.20% की थी, तो ये एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आंकड़ा आते हुए दिखाई दिया। और जैसे डिविडेंड की बात करें तो 12 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा इन्वेस्टर्स के लिए की है। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रही है वो $9.5 बिलियन की रही है इस क्वार्टर में। अगेन एक्सपेक्टेशंस यही थी कि इसी रेंज में आ सकता है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें 21% का ड्रॉप है। अनुमान भी यही था कि 20-21% का ड्रॉप रह सकता है। कंपनी का
हालांकि कहना है कि ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रांग है। जो एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील उन्होंने एसकेएफ के साथ की है वो आगे अच्छी विजिबिलिटी उनको प्रोवाइड कर रही है और मल्टीपल एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील्स कंपनी ने इस क्वार्टर में विन की हैं और इसकी वजह से वो मान के चल रहे हैं कि जो एआई बिजनेस रहेगा वो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट जो है वो $2.6 बिलियन के आसपास रह सकता है। एंथ्रोपिक और मिस्ट्रल के साथ भी उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है ताकि जो ओवरऑल एआई इकोसिस्टम है उसको एक्सपैंड करके चलें। तो कमेंट्री तो एआई के डील्स के पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन नंबर्स क्योंकि म्यूटेड ही एक्सपेक्टेड थे उसी बिहाफ पे नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। बढ़ते आगे, डॉक्टर रेड्डीज ने वजन घटाने वाली दवा सेमाग्लुटाइड इंजेक्टेबल पेन्स का एक बैच रिकॉल किया है। इसे लेकर डॉक्टर रेड्डीज ने सफाई दी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं नुपुर। ये बताइए इस डॉक्टर रेड्डीज ने इस पे सफाई क्या दी है? बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज का सुबह एक नोटिफिकेशन आया था कि वो जो कमर्शियल सप्लाई है सेमाग्लुटाइन की वहां पर दिक्कतें आ रही है और उसी वजह से 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और वहां पे उन्होंने बताया कि एक बैच जो है उसे रिकॉल किया गया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो रिकॉल करने के बाद इसका वापस से मार्केट में आना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। कंपनी का कहना है कि Q3 से Q4 के बीच में ही सप्लाई जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। हालांकि सेमाग्लुटाइन की जो ओरल टेबलेट है उस पर असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का ये भी कहना है कि नवंबर की शुरुआत में जाके दोबारा बिक्री होने की उम्मीद है। नवंबर से लेकर मार्च तक देखे तो 60 से 70 लाख सेमाग्लुटाइन इंजेक्शन के जो पेन है वो डिस्पैच करने की कंपनी की योजना है। हालांकि जो बाजार का अनुमान था FY27 को लेकर कि करीबन 1.2 मिलियन के आसपास यहाँ पर पेन बिक्री हो सकती है, उससे बिल्कुल आधा ये साल हो पाएगा। तो रेवेन्यू के तौर पर भी थोड़ा नुकसान होते हुए नजर आएगा। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि दिक्कतें क्वालिटी के API के तौर पर है, कोई दूसरा स्रोत तो कंपनी नहीं ढूंढ रही है, लेकिन जो शुद्धता है वहां पर कंपनी काम करेगी और नवंबर में री एंट्री करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर री एंट्री नहीं होती है नवंबर से तो हो सकता है आगे चल के कंपनी के रेवेन्यूज पर, कनाडा के बाजार पर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले। फिलहाल कंपनी का कहना है नवंबर तक वापस से जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। चलिए, तो अगला जो अपडेट होगा वो इस मामले में नवंबर को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुपुर। बढ़ते हैं आगे, 140 और 1600 सीरीज को ब्लैकलिस्ट करने के मामले में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और ट्रू कॉलर आमने सामने है। ट्राई ने IT मंत्रालय से इसे रेगुलेट करने के लिए अधिकार मांगा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। नवंबर 2025 में ट्राई ने गाइडलाइंस लाई थी कि जो भी टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं 140 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी और जो बैंक्स हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनियां या दूसरी कंपनियां वो ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 1600 सीरीज का इस्तेमाल करेंगी। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब ट्रू कॉलर्स ने 140 सीरीज और 1600 सीरीज को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया, उनको स्पैम दिखाने की शुरुआत कर दी। उसके बाद बैंकों ने ट्रू कॉलर को अप्रोच किया तो ट्रू कॉलर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं इसको व्हाइट लिस्ट किया जाए तो आपको एक प्रीमियम सर्विस लेनी होगी। उसके बाद बैंक्स ने ट्राई को अप्रोच किया। ट्राई ने उसके बाद ट्रू कॉलर को निर्देश दिए कि आपको इन सब नंबरों को व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा ताकि जो ग्राहक है वो अपनी इंपॉर्टेंट कॉल को मिस ना करें। ट्राई के निर्देशों के बाद जो ट्रू कॉलर है उसने इनको व्हाइट लिस्ट करने की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उसके बाद ट्रू कॉलर ने डाटा जारी किया, कहा कि इसके बाद जो स्पैम कॉल की समस्या है, अनचाही कॉल्स की समस्या है वो बढ़ गई है, ग्राहक बहुत ज़्यादा ही शिकायत कर रहे हैं और हम जो डाटा है वो क्राउड सोर्सिंग के जरिए ही इकट्ठा करते हैं। हम किसी भी नंबर को ये खुद नहीं तय करते कि ये स्पैम कॉल है, ग्राहक ही बताता है कि ये स्पैम कॉल है या नहीं है। तो उसके बाद अब ट्राई चाहता है कि जो ट्रू कॉलर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ट्राई ने IT मंत्रालय से कहा है कि हमें IT एक्ट के तहत एक ऑथराइज्ड एजेंसी बना जाए जिसके साथ हमारे पास ज़्यादा पावर हो और हम ट्रू कॉलर के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई कर सके। अगर IT मंत्रालय इसकी जो ट्राई है उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता तो जल्दी उसके पास ज़्यादा अधिकार हो जाएंगे, जिसके बाद ट्रू कॉलर्स के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। 15 साल पुरानी विस्की, 20 साल पुरानी वाइन, शराब कंपनियों के इस तरह के दावों को लेकर फूड रेगुलेटर फसाई ने कई शराब कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनियां एजेड और मैच्योर्ड जैसे दावों से ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रोहन सिंह।
जी, पुरानी शराब क्या वाकई में पुरानी होती है? फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने यही सवाल शराब कंपनियों से पूछा है। दरअसल शराब की बोतल पर अक्सर जो कंपनियां दावे करती हैं, जैसे कि 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 ईयर एज्ड या मैच्योर्ड जैसे टर्म का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं होता। वो सिर्फ दावे करती हैं और नियम के मुताबिक अगर आप कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते हैं तो आप उसे बोतल पर नहीं लिख सकते हैं। और इसलिए तमाम शराब कंपनियों को कारण बताए और नोटिस एफएसएसएआई की तरफ से गया है। हालांकि कंपनियों का नाम एफएसएसएआई ने नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन लगभग हर वो कंपनी जो इस तरह के दावे करते हैं उनके पास इस तरह के नोटिस गए हैं। दो चीज़ों को लेकर आपत्ति है। एक तो अगर ब्लेंडेड शराब है तो उसमें अलग अलग उम्र की स्पिरिट मिलाई जाती है, तो नियम के मुताबिक आप दावा जो सबसे नई उम्र की स्पिरिट है, मसलन किसी शराब में 20 साल पुरानी स्पिरिट भी है और 5 साल पुरानी स्पिरिट भी है, तो सिर्फ 5 साल पुरानी ही वो मानी जाएगी, 20 साल पुरानी नहीं मानी जाएगी। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है फ्लेवर को लेकर। कई शराब कंपनियां ये पाया गया कि वो एडेड फ्लेवर्स मिलाती हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो कॉपी करती है शराब की जो स्मेल है या एरोमा है या स्वाद है उसको लेकर, तो वो भी नियम के मुताबिक गलत है। तो इसको लेकर भी शराब कंपनियों को नोटिस दिया गया है और अगर एफएसएसएआई इनके जवाब से संतुष्ट नहीं पाती है तो फिर इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चलिए बात करते हैं आज के बाजार की। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बावजूद आखिरी घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। कैसा रहा बाजार का बाकी हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। 24,000 का जो लेवल था जो कल निफ्टी ने तोड़ा था उसको आज निफ्टी ने रीगेन किया। अगर बात करें क्लोजिंग की तो आखिरी के आधे घंटे में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 80 अंकों के बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छा खासा कारोबार किया है, 500 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आईटी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली टीसीएस के नतीजों से पहले। इसके अलावा ऑटो और डिफेंस में गिरावट थी, लेकिन बाकी सारे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत दबाव आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिला। इंडिया विक्स यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। अगर आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें यानी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। सन फार्मा यहाँ पर 2.5% से ज्यादा के गेंस। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व और इंटरग्लोब एविएशन, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन निफ्टी को ड्रैग किसने किया, किसने साथ नहीं दिया? डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। इनकी एक जो दवा है उसको लेकर कुछ चिंताएं जताई जा रही है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 6% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा इन्फोसिस, मारुति और एनटीपीसी, ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी 50 को ड्रैग कर रहे थे। अगर आज के कुछ चुनिंदा काउंटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर ज्वेलरी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर जो ब्रोकरेज अपडेट आई, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की, वहाँ से अच्छे खासे मूव्स देखने को मिली। और जो जेपी मॉर्गन है उनका मानना है कि जो ज्वेलरी डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है आगे भी, और आज ये शेयर वायदा का टॉप गेनर भी बना। इसके अलावा सैनको और टीवीजेड, यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस देखने को मिले। लेकिन एक और स्पेस आज फोकस में रहा, वो है ईएमएस शेयर। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जो सरकार है उसने चार्जिंग मॉड्यूल और डिस्प्ले के कंपोनेंट पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पर हटा दिया है और ये जो ड्यूटी है वो 31 मार्च 2029 तक हटा दी गई है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी जो है वो तेज़ी देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड माहौल। और आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्वागत किया और सेल्फी भी ली।
औपचारिक स्वागत में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में समझौतों की घोषणा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। दोनों देश एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर पर मिलकर काम करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। लगातार दूसरे दिन आज अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला जारी रखा। इधर ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। इन सब के बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी की सुपुर्दे खाक किया गया। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या हो रहा है खाड़ी क्षेत्र में? देखिए, खाड़ी क्षेत्र में जो पिछले करीब 2 महीने से घमासान मचा हुआ है, उसमें आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घमासान की शुरुआत जिस सर्वोच्च नेता, ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी पर हमले से हुई थी, अमेरिकी हमले से, उस खामेनी को आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तो पूरे ईरान में जनता के बीच में अमेरिका के खिलाफ एक जनाक्रोश है और राष्ट्रभक्ति काफी चरम पर है। तो ईरान नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से वो दिखे कि हम अमेरिका के सामने झुक गए हैं या फिर अमेरिका की शर्तों को मान लिए हैं। और लगातार ईरान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा अभी भी बना हुआ है और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अभी भी हमला कर रहे हैं। यही वजह कि पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। फिर जवाबी हमला ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया। वो पिछले 24 घंटे में हुआ और फिर भी चल रहा है। लगातार दूसरे दिन हमले चल रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद सा हो गया है। और खाड़ी के जो देश है जहां पे अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, करीब 90 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है, ऐसा ईरान का दावा है। और इसमें जो बात करूं मैं, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सारे जगहों पर लगातार सायरन की आवाजें सुनने में आ रही है, लगातार बम धमाके की आवाज सुन रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, उस पर काफी ज्यादा बंदर अब्बास, बुशैर, चाबार, इन सब जगहों पर अमेरिकी विमानों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। एक तरह से कहें कि ये हमला लगातार 2 दिन से काफी चरम पर पहुंचा हुआ और आज शायद ये चरम पर दिखे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि वहां के सर्वोच्च नेता का सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, तो दोनों अपने अपने लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल कमर्शियल जो ये थे, जहाज थे, उनका आवाजाही लगभग ठप से हो गई है। तो देखना है कि कल से स्थिति में किस सुधार आता है, क्योंकि बता दूं कि इस सुपुर्दे खाक करने के बाद अब ये कहा जा रहा था कि कतर के भीतर जो एमओयू किया गया था दोनों पक्षों के बीच में, उस एमओयू को लागू करने का फ्रेमवर्क जो है तय करने के लिए बातचीत की शुरुआत होगी। तो कल से बातचीत की शुरुआत होती है कि नहीं होती है, कब बातचीत की नई तारीख निकल कर आती है, इन सब चीजों पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर पश्चिम एशिया में समझौते के बावजूद शांति नहीं लौट रही है। कौन है इसकी सबसे बड़ी वजह? डोनाल्ड ट्रंप, मुस्तफा खामनेई या फिर बेंजामिन नेतन्याहू? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। असली विलेन कौन? शाम 7:57 पर। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। पहले मैच में एम्बापे की फ्रांस मोरक्को से भिड़ेगी। फ्रांस और मोरक्को के बीच 6 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, इनमें 4 फ्रांस के नाम रहे हैं, वहीं एक मुकाबला ड्रॉ भी रहा है।
सिर्फ एक मैच में मोरक्को ने जीत दर्ज की है। फ्रांस के एम्बापे इस टूर्नामेंट में 7 गोल दाग चुके हैं और बेहतरीन फॉर्म में है। इधर मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। अगर एम्बापे इस मैच में गोल कर लेते हैं तो वो मेसी को पीछे छोड़ देंगे। फ्रांस और मोरक्को का मुकाबला बोस्टन स्टेडियम में आज रात 1:30 पर खेला जाएगा। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।